गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार। सो बच्चों से पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप करवा चुकी हूँ। सो जो आज की हमारी वीडियो होगी उसका हमारा टॉपिक हरित क्रांति की 2 विशिष्ट अवस्थाएँ होगा, जिसे हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो बच्चों हमें यहाँ टोटल 2 फेज़ देखने को मिलते हैं, जिसमें हम 60 के मध्य के दशक से लेकर के 70 के मध्य के दशक को समझेंगे। और इसी तरह इसमें फेज़ 2 में हम 70 के दशक के मध्य को लेकर के 80 के दशक के मध्य का समझेंगे, जिसमें हम टोटल 2 फेज़ को पढ़ेंगे, एक प्रथम अवस्था को, दूसरा द्वितीय अवस्था को। सो बच्चों अगर हम फेज़ की बात करें, फेज़ 1 की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे 60 के बीच से लेकर के 70 के बीच का जो समय था, जिसे हमने फेज़ 1 कहा है। सो बच्चों इस अवस्था के दौरान या इस फेज़ के दौरान जो हरित क्रांति थी वो केवल गेहूं और चावल के उत्पादन तक ही सीमित रही। मीन्स कि कहने का मतलब ये हुआ बच्चों की ये अन्य खाद्यान्न के अलावा इसका जो प्रोडक्शन था वो इतना प्रभावशाली नहीं था जितना कि गेहूं और चावल में इसका प्रभावशाली प्रोडक्शन हमें देखने को मिला। मीन्स कि कहने का मतलब ये हुआ ये केवल गेहूं और चावल तक ही इसका प्रोडक्शन सीमित रहा, मीन्स कि सिमट कर रह गया। और अगर हम उन राज्यों की बात करें जहाँ पर गेहूं और चावल की उत्पादकता में उसके प्रोडक्शन में हमें ग्रोथमेंट या वृद्धि देखने को मिली, तो वो 3 कौन से राज्य थे बच्चों? तो वो टोटल 3 राज्य थे। पहला पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। P फॉर पंजाब, A फॉर आंध्र प्रदेश और T फॉर तमिलनाडु राज्य शामिल है। आप लोग इसे थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में याद रखना ताकि हमें राज्य याद रहे PAT से। P फॉर पंजाब, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तमिलनाडु। मीन्स कि ये वो राज्य थे जहाँ पर हरित क्रांति से गेहूं और चावल तक ही सीमित रहा। मीन्स कि इसका जो एक हाई फाई प्रोडक्शन हुआ करता था, जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई वो इन राज्यों में हमें केवल गेहूं और चावल को ही देखने को मिली। तो बच्चों इसका कारण ये हुआ कि HYV सीड्स के लिए बच्चों हमें इन बीजों के उपयोग के लिए बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती थी। सो बच्चों जब हम HYV सीड्स के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों को उपयोग करते थे तो इसमें काफ़ी मात्रा में हमें पानी की सप्लाई की ज़रूरत होती थी। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि HYV सीड्स के लिए जिसमें हमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों की ज़रूरत होती थी, उसका सही अनुपात प्राप्त करने के लिए, एक सही रेशियो प्राप्त करने के लिए, तो हमें उस चीज़ के लिए काफ़ी मात्रा में बहुत क्वांटिटी में वाटर की सप्लाई की ज़रूरत होती थी। सो ये वो राज्य थे जहाँ पर रासायनिक खादों और कीटनाशक खादों के उपयोग के साथ पानी की भरपूर मात्रा में उपलब्धि थी, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सो इसलिए यहाँ पर गेहूं और चावल का जो उत्पादन हुआ करता था वो बहुत अधिक था, क्योंकि यहाँ पर उच्च अनुपातों के साथ साथ पानी की भी काफ़ी सप्लाई थी। सो आई होप आप लोगों को इसका फेज़ 1 समझ में आया होगा। बच्चों अगर हम इसके फेज़ 1 की बात करें तो उसने बोला है इसका जो लाभ था फेज़ 1 का हरित क्रांति का, वो केवल उन किसानों को ही बच्चों उसका लाभ मिला जो इन आगातों को या अपने खेती बाड़ी से रिलेटेड रिसोर्सेज को खरीद सकते थे, और बेचारे उन किसानों को लाभ नहीं मिला जिनकी आय बहुत कम है, या उन किसानों को जिनके पास HYV सीड्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब HYV सीड्स का लाभ बच्चों वही किसान उठा पा रहे थे जिनकी इतनी इनकम थी कि वे अपनी खेती बाड़ी से रिलेटेड रासायनिक खाद को खरीद सकते थे, हार्वेस्टर को खरीद सकते थे, ट्रैक्टर को खरीद सकते थे, थ्रेशर को खरीद सकते थे, ना कि उस किसान को कहीं से लेके कहीं तक लाभ नहीं पहुंचा जिनकी इनकम बहुत कम है या उनके पास HYV सीड्स खरीदने के लिए पैसे है ही नहीं। सो बच्चों कहीं ना कहीं ये क्रांति देश के एक कोने में सिमट करके रह गई। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि हरित क्रांति हर राज्य में या हर भागों में स्प्रेड नहीं हुई बच्चों। लेकिन फेज़ 2 के अंदर हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए कई स्टेप उठाए, जिसे हम द्वितीय अवस्था के नाम से जानते हैं, फेज़ 2 के नाम से जानते हैं, जिसमें सरकार ने एक किसान के हित के लिए काफ़ी सारे स्टेप उठाए।
सो बच्चों अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो इसको यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि ये 70 के बीच से लेकर के 80 के बीच तक है। मीन्स कि 70 के दशक के जो बीच का है वो, और जो 80 के शुरुआत का जो बीच का है वो, उस टाइम पीरियड में 70 के मध्य से लेकर के 80 के मध्य तक। सो बच्चों इस अवस्था के अंदर हरित क्रांति का प्रभाव बहुत स्प्रेड हो गया। कहीं ना कहीं हरित क्रांति देश के सभी भागों में पूरी तरीके से फैल गई, और इसका जो इम्पैक्ट था बच्चों वो देश के कई भागों में, कई राज्यों में पड़ा, और इसका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फसलों में भी देखने को मिला। सो बच्चों बेसिकली हुआ क्या दूसरी अवस्था में कि सरकार ने जितने भी छोटे किसान हुआ करते थे उनको निम्न ब्याज दर पर, मीन्स कि कम इंटरेस्ट लेवल के ऊपर लोन प्रदान किया, ऋण प्रदान किया, जिससे बच्चों हमारे देश के एक किसान को बहुत अधिक लाभ पहुंचा, क्योंकि सरकार ने अब उन किसानों को बहुत कम रेट पर, बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रदान किया। और इसके अलावा बच्चों रासायनिक खाद और कीटनाशकों की दरों में भी, की वैल्यू में भी सरकार ने प्रति एक किसानों को जितने भी बच्चों वो किसान थे जिनकी जो इनकम लेवल थी वो काफ़ी कम थी, उन सभी को रासायनिक खादों और कीटनाशकों की दरों में रियायतें दी, मीन्स की छूट दी। इनको कोई भी सामान रेट टू रेट नहीं बेचा, जिससे कि बच्चों अब जो छोटे किसान हुआ करते थे उनके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं हरित क्रांति का फैलाव हुआ। मीन्स कि ये छोटे किसानों तक भी स्प्रेड हो गई, ये छोटे किसानों तक भी इसका समावेश हो गया। अब उन छोटे किसानों ने भी उसका लाभ हुआ जिनकी इनकम बहुत कम हुआ करती थी, या जिनके पास HYV सीड्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। सो उन किसानों को भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक लाभ देखने को मिला। सो बच्चों अतएव सरकारी हस्तक्षेप के कारण, मीन्स कि गवर्नमेंट के इंटरफेयर के कारण, या छोटे किसानों को हरित क्रांति के प्रॉफिट भी प्राप्त हुए। सो बच्चों आई होप आप लोगों को इसका फेज़ 2 भी समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम हरित क्रांति के लाभ को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।